सपोज वी हैव 3 वायर्स और इन तीनों को हम जोड़ के एक लेटर वाई जैसा कुछ बना दें, ठीक है, ऐसे एक इधर भी लगा दो। तीनों की लेंथ बराबर है लेकिन तीनों की नेचर अलग अलग है। ये जो वायर है, ये जो रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है सपोज कर लो 3K। इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी एज्यूम कर लीजिए बेटा 2K और इसकी एज्यूम कर लो K। सेम भी हो सकती हैं, मैंने डिफरेंट ली, बाद में सेम लेके भी बता दूंगा। यहां पर टेम्परेचर है सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, इस एंड का, इस एंड का टेम्परेचर है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस और इस एंड को रखा है 0 डिग्री सेल्सियस में, आइस में रखा है इसको, ठीक है। इसको बॉइलिंग वाटर में रखा, इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा। तो बताओ इस जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा? व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन? इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में आप देखेंगे, अगर पुराना कोई पेपर, तो यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस। हो सकता है तीनों के हों, वो भी बताऊंगा मैं, अभी मैंने डिफरेंट लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, जैसे मैं कल आपको बता रहा था ओम्स लॉ की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर भी ओम्स लॉ वैलिड है क्योंकि हमारे पास सेम टाइप ऑफ इक्वेशन बनी, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की जगह हमारे पास हीट करंट थी। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हमारे पास क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जगह हमने क्या ले लिया? फिर थर्मल रेजिस्टेंस ले लिया, राइट। हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहां पर भी जो हीट होगी उसे आप करंट की तरह ही एज्यूम करो। अगर बेटा यहां से I1 करंट आ रही, मैं लिखूंगा नहीं, या I आ रही करंट, तो कुछ इधर चले जाएगी, कुछ इधर चले जाएगी, राइट। जैसे करंट आती है मान लो 10 एम्पियर इधर, अगर 4 इधर गई तो 6 इधर जाएगी। अगर दोनों में बराबर होता रेजिस्टेंस तो बराबर बराबर जाती, ये दोनों में तो डिवीजन होगी ना। यहां से जो हीट आ रही है, लेट मी से ये dQ/dt है हीट करंट, और इधर जो हीट चली गई वो है dQ1/dt, और इधर जो हीट चली गई, एक बार मैं इक्वेशन लिख के बताऊंगा, उसके बाद तो आप देख के बता कर लोगे, खुद ही लॉजिक खुद ही अप्लाई कर लोगे। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं। क्या इसी को हीट करंट बोला था? ये भी हीट करंट है और ये भी हीट करंट है, ठीक। तो हीट मतलब एनर्जी, सो वी हैव ए बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी यहां से आएगी उतनी ही तो जाएगी इन दोनों में। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं दैट dQ/dt इज इक्वल टू dQ1/dt प्लस dQ2/dt, या नहीं बोल सकते हैं? फिर आगे देखो, कल वाली इक्वेशन कैसे यूज करनी है। हमने कल ये पढ़ा कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो होता है L बोलो या dx बोलो, ठीक है। अब रॉड है तो हम लेंथ लेते हैं। व्हाट शुड बी दिस dQ/dt? यहां से यहां हीट आ रही है, बीच में जो मीडियम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? 3K। एरिया मैंने बोला सबका सेम है तो सारी रॉड्स का एरिया A ले लिया। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होगा? 100 - T डिवाइडेड बाय लेंथ, क्या है? L ले लो, लेंथ लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू dQ1/dt, यहां से यहां जो जा रही है, ठीक है। क्या लिखूंगा? 2K A, क्योंकि एरिया सेम लिया। अगर एरिया डिफरेंट लिखा होता तो मैं लिखता यहाँ डिफरेंट, ठीक है। अब कुछ चीजें मैंने सेम ले ली, कुछ डिफरेंट ले ली। 2K A इंटू T-50 अगेन डिवाइडेड बाय L, क्योंकि लेंथ भी सेम ही रखी हुई है। ऋषि समझ आ रही है? सही है। प्लस यहां से यहां थर्मल कंडक्टिविटी इज K, एरिया इज A एंड T-0 डिवाइडेड बाय L अगेन। तो ये A/L तो कैंसिल हो गया, K भी कैंसिल हो गया, A/L और K कैंसिल हो गया। तो यहाँ बना 3 इंटू 100 - T, यहाँ बना 2 इंटू T-50, और यहाँ क्या आएगा? T-0, यहाँ T हुआ, तो 300 - 3T, 2T - 100 प्लस T। तो बेटा क्या करो, इस 100 इधर ले आओ, 400 इक्वल टू T और 2T प्लस 3T 6T। तो T कितना हो गया?
400/6 मतलब 200/3 मतलब 66.7 यार, 66.66, so that is 66.7। नोट करोगे ना लास्ट में। उसके बाद अगर K1, K2 और K3 तीनों बराबर हो, ये भी लिख लेना। K1 मैंने किसको बोल दिया, इसको बोल दिया K1, इसको मैंने बोल दिया K2 और इसको मैंने बोल दिया K3, मैंने तीनों को K लिखे। अगर आप तीनों को K लिखोगे, आप चेक करना इक्वेशन सॉल्व करके, आपका आंसर जो आएगा T का वो आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। चेक करो, नोट करो और ये वेरीफाई भी कर लो, क्योंकि इस केस में फिर जब आप यहाँ भी K लिखोगे, यहाँ भी K लिखोगे, सब कैंसिल होगा। खुद करो, देखो। अगर तो नेचर डिफरेंट होगी तो K डिफरेंट होगा, तो आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी है। बट अगर तीनों का K बराबर होगा, L बराबर होगा, A भी बराबर होगा, फिजिकल डायमेंशंस भी सेम है, मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और नेचर भी एक जैसी है, तीनों एक ही मटेरियल की रॉड्स हैं, तो जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 3। 150 डिवाइडेड बाई 3, 150/3 विल बी। ठीक है, फिर आपने सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व तब करना है जब K और L डिफरेंट होंगे, गिवन होंगे कुछ पैरामीटर्स, तो आप यहाँ लिख देना। अगर A भी डिफरेंट होगा तो यहाँ A लिख लेते जितना है, ठीक है। बट अगर तीनों की नेचर भी सेम है और फिजिकल डायमेंशंस भी सेम है, तो जंक्शन का टेम्परेचर जो होगा वो होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द टेम्परेचर्स। अगर दो ही होते, ये वाला पार्ट होता ही नहीं, तो बीच में कितना टेम्परेचर होता है अगर नेचर सेम होती तो 50। सो 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब चले, ये हो गया बेटा थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन और रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, नीट में क्वेश्चन आता है जनरली, और ये भाई साहब बड़ा ही सिंपल भी है, बस आपको इसमें थोड़ा सा खुद एज्यूम करनी है कुछ चीजें। एज्यूम भी नहीं बोलूंगा, इमेजिन करनी है। इस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। भाई साहब ने बड़ा चक्कर डाला था, जब एप्पल देखा तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, और चाय पीते पीते न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी दे दिया। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूल, CWL, कूलिंग। मतलब समझना बेटा, स्टेटमेंट समझना, पहले स्टेटमेंट है क्या। अगर ये एक क्या है, चाय तो है नहीं, कप है, चाय का है, अभी डालूंगा चाय। अगर किसी कप में चाय डाली, ये गरम गरम चाय, ठीक है, समझना, आपको अपने आप ही स्टेटमेंट पूरी याद हो जाएगी। मान लो इस चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है अभी, ठीक है, इट्स क्वाइट हॉट, नहीं पी सकते, और इसे 100 से 90 आने में, मान लो 100 से 90 आने में 1 मिनट लगा, तो उस 1 मिनट में कितने डिग्री सेल्सियस ये कम हो गया टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा लगता है कि 90 से 80 आने में कितना टाइम लगना चाहिए? 1 मिनट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम चाय पीने लगते हैं ना, इनिशियली हमें बड़ी गर्म लगती है, ठीक है, जब पीना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है 15 मिनट पीते रहे उसको, क्योंकि धीरे धीरे चाय का ठंडा होना जो है वो स्लो हो जाता है। शुरू शुरू में बड़ी जल्दी नीचे आ गया टेम्परेचर, उसके बाद नीचे आराम से आता है। तो अगर पहले 1 मिनट में 100 से 90 हुआ है, तो नेक्स्ट 90 टू 80 होने में बेटा 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्म में कैसे लिखना है, लॉजिक समझ में आ गया कैसा होता है, राइट। फिर 80 से मान लो यहाँ अगर 1.5 मिनट लगा, आल तो बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है,
तो फिर 80 से 70 होने में ना, 80 से 70 होने में इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। दो नहीं, कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं आप बोल सकते, क्योंकि वो और भी कुछ फैक्टर्स है, वो डिस्कस करते हैं। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इट सेज द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल मतलब टेम्परेचर कितनी जल्दी गिरेगा, द रेट ऑफ fall of temperature of a body is directly proportional to the temperature difference between the system and the surroundings. Rate of fall of temperature of a body is directly proportional to the temperature difference between the system and the rate of fall किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो मान लो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले चाय का टेम्परेचर 100 था, डिफरेंस कितना हुआ 80, जब 90 हुआ तो अब डिफरेंस कितना हुआ 70, तो ये डिफरेंस कम हो रहा है, तो ये डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ फॉल भी स्लो हो जाएगा, जिसका ये मतलब है, इन अदर वर्ड्स आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर द सेम फॉल इन टेम्परेचर the time goes on increasing, for the same fall in temperature time जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसे स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली देखो कैसे लिखूंगा, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हो गया बेटा dt by dt is directly proportional to t minus t0। इस एक्सप्रेशन में सारी चीजें देखते हैं, व्हाट इज दिस dt, ये वाला इट इज चेंज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर बोल सकते हो आप, यहां माइनस साइन भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम इसको फॉल इन टेम्परेचर ही लिखेंगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉल इन टेम्परेचर। व्हाट इज दिस dt कॉल्ड, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, ठीक है, ये टेम्परेचर कम होने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। What is this capital T? It is average temperature of the system. Average temperature. And what is this T0? It is temperature of surroundings. क्योंकि इसको एवरेज नहीं बोलूंगा, क्योंकि चाय के ठंडे होने से रूम का टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता। सराउंडिंग्स इज वेरी लार्ज, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाय तो ठंडी हो रही है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि चाय के ठंडे होने से रूम बढ़ गया, रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, बिकॉज रूम इज वेरी बिग इन साइज, तो वो जो लॉस हुआ उसका कोई इफेक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ। इसलिए फॉर एनी केस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स विल रिमेन सेम, सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dt by dt, अगर इसी इक्वेशन को ही थोड़ा सा और करना है तो t minus t0 बोल सकते हैं। व्हाट इज दिस k? This k is proportionality constant. इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं बेटा, क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं दैट dt डिवाइडेड बाय t माइनस t0 इज इक्वल टू k dt। t0 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं,
क्योंकि सिस्टम का मतलब अगर टी वाली एग्जांपल ही लें तो टी का टेम्परेचर तो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो दिस स्मॉल कैपिटल टी इज वेरिएबल। अब अभी न्यूटन्स लॉ की स्टेटमेंट को ही अगर मैथमेटिकल फॉर्म में और आगे तक लिख लें, यहां तक भी सफिशिएंट है, तो विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स कर लेते हैं, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, विद इन प्रॉपर लिमिट्स का मतलब है यहां dt है तो टाइम की लिमिट्स लगेंगी 0 एंड t, और यहाँ कैपिटल वाला है तो यहाँ लगेंगी T1 T2। मान लो पहले सिस्टम का टेम्परेचर T1 था, बाद में T2 हो गया। 1/x की क्या इंटीग्रेशन थी? log ऑफ 1/x+2 की क्या होगी? कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ेगा क्या? log ऑफ x+2 ही रहेगा। तो ये T0 तो कांस्टेंट है ना, तो 1/t-T0 क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी? ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर log of t minus t0 from t1 to t2 is equal to minus kt। लिख लो, t minus 0 क्यों लिखेंगे बाद में, dt की इंटीग्रेशन होगी t। अब बेटा ये t1 और t2 किसकी वैल्यूज है पहले देख लीजिए, t1 और t2 किसकी वैल्यू है? इसकी। तो एक बार आप अपर लिमिट डालोगे t2 minus t0 माइनस log of t1 minus t0 equals to minus kt। माइनस kt क्यों लिखे हैं? तो log m माइनस log n क्या होता है? log m माइनस log n, m/n, तो kt। इतना कर सकते हो आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन है बेटा, ए पैन फिल्ड विद हॉट फूड cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes। लिख देते हैं 94 to 86 हो गया 2 मिनट में। How long will it take to cool from 71 to 69 डिग्री सेल्सियस? सराउंडिंग्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। 94 से 86 हुआ 2 मिनट में, और 71 से 69 कितनी देर में होगा ये पूछा है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स तो गिवन है, बट और कोई डेटा इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। हाँ, के की वैल्यू नहीं गिवन है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहने दो। क्यों करना है चेंज इन टेम्परेचर? तो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, कितनी बारी बता दिया। ठीक है, और वैसे भी आपको टाइम निकालना है। यहाँ पहले ये सोचो, ये वाला डिक्रीज कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये है कि अगर 6 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में हो रहा है तो 8 है यार, 8 मान लो। 8 डिग्री सेल्सियस अगर 2 मिनट में हो रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में होगा? ठीक है, लेट अस डू इट। कैसे करना है बेटा? इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बोल रहा हूं, ऑल 2 केसेस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज के तो पता नहीं है कितना है। यहां टेम्परेचर में कितना चेंज आया? 84 माइनस, मैं लिख लेता हूं, 94 माइनस 86 इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। और इस चेंज को होने में कितना टाइम लगा? जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा ना, तो आधा हो जाएगा उससे। और 94 से 86 हुआ तो एवरेज टेम्परेचर कितना हुआ? 94 प्लस 86
डिवाइडेड बाय 2, 90 हो गया पूरा। एवरेज टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लगा? 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 60 सेकंड बोले, 120 सॉरी 120 सेकंड बोल रहे। ठीक है, 2 मिनट ही रहने दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन फाइंड क्या करना है यहाँ हमने? इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन ये है dt बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस टी जीरो, है ये नहीं? व्हाट इज दिस dt? 8, 2 मिनट, रहने दो मिनट ही, इक्वल टू k इंटू टी कितना है 90 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 ही रहेगा ना, तो डिग्री सेल्सियस को लिख रहा हूँ 20 ही लिख लो। 8/2 हो गया बेटा 4 इक्वल टू k इंटू 70, तो k कितना हो गया 2/35 हो गया। अब इस k को दूसरे पार्ट में यूज करना है। दूसरे पार्ट में क्या है आपके पास? व्हाट इज dt? dt 71 माइनस 69, किससे नहीं बैठा जा रहा? तुम दोनों के अलावा कोई नहीं हो सकता, एक बंदा तो कर नहीं सकता ना पंगे। dt फाइंड करना है, टाइम तो फाइंड करना है ना। और क्या दिया? एवरेज टेम्परेचर कितना हुआ? 70। हाँ जी, अंग्रेजी 70 बोलो यार। और तो dt डिवाइडेड बाय dt, फिर से वही इक्वेशन, विल पुट द वैल्यूज। dt कितना है 2, छोटा वाला फाइंड करना है तो रहने दो उसको ऐसे ही। k कितना है 2/35, t कितना है 70 और 20। इंग्लिश बोलते हैं यार तुम, ये गया। तो dt कितना हो गया? हुआ या नहीं? कुछ करके देख लो, ऐसे ही हुआ ना। 35/50, 7/10 मिनट्स। बस कितने मिनट हो गए? 0.7 मिनट्स। चेक कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। Then we have an exercise question 11.20. क्वेश्चन क्या है? A body cools from 80 to 50 in 5 minutes. एक बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होता है 5 मिनट में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 60 से 30 कितने मिनट में होगा? 60 से 30 कितने मिनट में होगा? और यार ये तो सेम ही हो गया, चलो कर लो आप एक बार। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज 20, मैं कोई और कराऊंगा आपको, वैसे ही 80 to 50 हुआ 5 मिनट में, तो 60 to 30 कितनी देर में होगा? ले रहा अभी मान के लाओ। करो जल्दी रहा, मैं और कोई कराऊं। देखो सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, बट इससे आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगा। टी इन ए कप cools from 80 to 60 in 10 minutes. In what time? सेम क्वेश्चन है बट आप डिफरेंस देखना। आप इन what time will it cool from 60 to 40? This will make the things clear. The temperature of surroundings is 20 डिग्री सेल्सियस। करो तो आपको आपका आंसर मिलेगा। यहां 80 से 60 हुआ
80 to 60 हुआ, फिर 60 to 40, मतलब यही सीक्वेंस दे दी मैंने। 80 to 60 हुआ 10 मिनट में, 60 to 40 कितने टाइम में होगा वो कैलकुलेट करो, सराउंडिंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। $3.7 मिल गया। फर्स्ट केस में व्हाट इज dt? 20 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम टेकन इज 10 मिनट। ठीक है। व्हाट इज एवरेज टेम्परेचर? 70 लिख दो डायरेक्ट, 80 60 by 2। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स कितना है? वो तो 20 है। तो dt by dt इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस T0, राइट? dt is 20 divided by 10 equal to k into 70 minus 10 is 60। 70 minus 20 है, सॉरी, that is 50। तो ये बन गया k आपका 1/25। मैंने कहा मेयर अगेन dt is 20, टाइम फाइंड करना है, एवरेज टेम्परेचर इज 50। ठीक है। और dt by dt मतलब 20 by dt will be equal to k is 125, t minus T0, t is 50 minus 20, 30 तो ठीक है। तो 20 by dt is equal to 30 by 25, 20 by dt is equal to 6 by 5। तो dt कितना हो गया? 100 by 6। बड़ा ज्यादा आ गया। ठीक है, एक और। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी decreases from 70 degree Celsius to, या थोड़ा इजी कर दो, 75 to 65 in 10 minutes। ठीक है। What will be the temperature after next 10 minutes? अब वही क्वेश्चन 30 दे दूंगा बार बार कि 65 से 55 होने में कितना टाइम लगेगा, वो नहीं। What will be the temperature after next 10 minutes? सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ले लो यार, 20 ही। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? सॉल्व करो अभी, जो ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करके भेजना, सेंड, क्लिक एंड सेंड।